right? So prologue is something which is in starting and epilogue is something which is in ending. And I am जब भी मैं इंग्लिश के कुछ टर्म्स यूज करूंगी या फिर लीगल इंग्लिश के कुछ टर्म्स यूज करूंगी, तो मेक श्योर कि आप उसको नोट करना, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में कभी आ चुके होंगे, या नेट जेआरएफ में या जुडिशरी में या जेएलयू में इंग्लिश में, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पे एपिलॉग और प्रोलॉग जो है, तो प्रोलॉग इज समथिंग विच इज कमिंग इन द स्टार्टिंग, दैट इज ऑल्सो अ प्रियम्बल, राइट? तो आपके प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया है, आपका प्रियम्बल जो है वो प्रोलॉग हो गया है, और आपका इंट्रोडक्टरी जितना भी पार्ट है जो सबसे आप प्रिसाइज करके आप बताओगे, दैट इज प्रियम्बल। अब हमारा इंडिया का जो प्रियम्बल है वो बना कैसे था? जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी, हमारी असेंबली के अलग अलग सेशंस थे। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस थे, राइट? तो 11 सेशंस में भी जो हमारा पहला सेशन था वो आपका दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, एंड दिसंबर से ही दिसंबर एंड तक आपका फर्स्ट सेशन चला था। फर्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी दैट हैपेंड एट 9th ऑफ दिसंबर, राइट? सेकेंड मीटिंग आपका हुआ था 13th दिसंबर को। हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी 9th ऑफ दिसंबर पे, उसके जो हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे जिन्होंने वहां पे लीड किया था उस असेंबली को, वो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे। सेकंड मीटिंग में आपके परमानेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, विच लेटर ऑन जिन्होंने हमारा, जैसे हम पूरे इंडिपेंडेंट हो गए तब हम उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ पे लीड किया हमें, राइट? एंड देन सेकंड आपका जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेकंड मीटिंग था, उसमें एक पूरा जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करा, और उन्होंने मीटिंग में आते ही बताया कि दिस शुड बी इंटेंशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बनाने के लिए ये पूरी असेंबली यहाँ पे इकट्ठी हुई है, राइट? जो ये डॉक्यूमेंट उन्होंने उस टाइम पे पहली पहली बार में प्रेजेंट किया था, उसी को बाद में हमारे बाद में जो थर्ड सेशन आया था, उस थर्ड सेशन तक आते आते उसी डॉक्यूमेंट को बाद में एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट किया। और प्रियम्बल का ये डॉक्यूमेंट एट द एंड, हमारा जो लॉ डे हम जिसको बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, लॉ डे जो हम बनाते हैं, उसी दिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इस डॉक्यूमेंट को एज अ प्रियम्बल हमने अडॉप्ट किया, राइट? तो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 13th ऑफ दिसंबर, एंड देन जो हमारा सेकंड वाला मीटिंग था फर्स्ट सेशन में, तो ये तब तो इंट्रोड्यूस हो गया। और उसके बाद में आपका सेकंड बार में, अगर हम इसका सेकंड टाइम पे इसकी डीलिंग कब हुई थी, जब इसको एक्सेप्ट किया गया था एज अ प्रियम्बल, एंड देन थर्ड जब इसको अडॉप्ट किया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, राइट? अब आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, सी प्रियम्बल जो है दैट इज व्हाट इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, प्रोलॉग है एंड प्रेपरेटरी स्टेटमेंट है, राइट? ये प्रियम्बल वर्ड जो है, ये हम देखो लॉ में हम जितने भी टर्म्स देखेंगे ना, तो सबसे पुरानी हमारी दो लैंग्वेजेस है, लैटिन एंड ग्रीक। जितने भी आप सोशियोलॉजी के वर्ड्स देखोगे, आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में वर्ड्स देखोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे, या फिर आप क्रिमिनोलॉजी के या फिर लैटिन मैगजिम्स आप देखते हो, ये सारी चीजें लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस से आती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लीगल लैंग्वेज सबसे पुरानी कौन सी है, दैट इज लैटिन, राइट? तो यहाँ पे लैटिन वर्ड है का प्रियम्बलिस्ट, जिसका मतलब है कि मैंने इंट्रोड्यूस किया है किसी चीज को, या मैंने इतना बता दिया है, एंड इसके बाद यू कैन बिगिन विथ समथिंग एल्स, राइट? तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, एंड दिस इज वेयर दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम। और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, उसके मेंबर आपके थे टोटल 296, और आपके 296 मेंबर्स में से आपके यहाँ पे प्रेजेंट कितने थे? 207 सेकेंड वाली मीटिंग पे, राइट? जब आपके प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस करा था, वहां पे रखा गया था। फिर उसके बाद फर्स्ट मीटिंग आपका 9th दिसंबर 1946 को हुआ है, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय सच्चिदानंद सिन्हा। And then second meeting was held on 13th of December 1946। और ये दोनों मीटिंग्स जो हैं आपकी, ये आपके फर्स्ट सेशन में हुई थी, राइट? टोटल सेशन आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने लिए थे? 11। फिर आपका एट द एंड, आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना जिस दिन, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल भी आपका अडॉप्ट किया गया था, वो था आपका 26 नवंबर। सी व्हेन आई एम सेइंग कि 26 नवंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल भी लिया गया था, ये वाली जो टर्म थी, ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ अडॉप्ट करने वाली जो टर्म थी, इसको बहुत बाद में नोट किया गया, और उससे एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है, विच वी विल टॉक अबाउट लेटर, राइट? अगर मेरा स्पीड ज्यादा हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो ना, विल गो स्लो।
इन कम्स योर की फीचर्स। अब देखो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी देखा है तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट? ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं। हमें लगता है कि अच्छा, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही होगा, या फिर ये सारी जो टर्म्स है हो सकता है सब वेलफेयर की बात करती हो। तो अभी जब हम वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ेंगे एज अ टॉपिक, तो हमें यहाँ पे देखेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कौन कर रहा है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना था, तो जितने भी लोग वहां पे बैठे थे वो सब या तो अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे या माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है? तो वो सब रिप्रेजेंटेटिव्स ही थे जो कि हमारे इंडियन ही थे, और वो हम ही लोगों का वहां पे रिप्रेजेंटेशन करके हमारी ही जरूरतों को सामने रखने के लिए असेंबली में बैठे हुए थे। तो इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि ये जो प्रियम्बल का सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में जो भी नेचर है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितनी भी चीजों को चाहने के लिए, लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से बना के रखने के लिए, जो भी हमने प्रोविजन यहाँ पे ला के रखे हैं, वो किसने लाए हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। ठीक है? इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि हम हमारे इंडिया को कैसा बनाएंगे, हमारे इंडिया का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होगा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो पांच चीजें हैं, ये है कि ऐसा हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, ऐसा हमें हमारे इंडिया को बनाना है। दिस इज हाउ वी वांट आवर इंडिया टू बी, कि डेमोक्रेटिक चले, रिपब्लिक चले, सेक्युलर हो हमारा पूरा नेशन, सोशलिस्ट हो हमारा पूरा नेशन, हमारे सॉवरेन नेचर हो हमारे नेशन का, राइट? फिर इसके बाद ये क्या है? एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, हमको ये चार ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं। ये पांच क्या है? जैसा होना चाहिए नेचर। और ये चार क्या है? ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने इतने राइट्स दे दिए, ड्यूटीज दे दी, गवर्नमेंट के इतने राइट्स दे दिए, आपने अलग अलग पावर्स दे दी, सब में डेलीगेट कर दिया लेजिस्लेशन, ये सारा जो आपने इतना सारा काम किया है, ये क्यों है? ताकि जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले एंड फ्रेटर्निटी हो, राइट? अब जस्टिस कैसा हो? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राइट? क्योंकि हमारी सोसाइटी के लेवल पे भी हमें जस्टिस चाहिए। इकोनॉमिक्स भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो हमारा पूरा नेशन अदरवाइज पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉलिटिकली भी हम पॉजिटिव होंगे तो हमारा नेशन पॉजिटिव होगा, राइट? तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों अलग अलग तरीके से जस्टिस रखना जरूरी है। एंड देन कम्स आवर लिबर्टी, कि हमारे यहाँ पे लोगों के पास थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की लिबर्टी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें, मैंने बोला ना आपको कि प्रियम्बल इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही मैं बोलूंगी थॉट की लिबर्टी, यू विल गेट टू सी कि अच्छा, थॉट की लिबर्टी के लिए हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं। एक्सप्रेशन की लिबर्टी भी हम रख सकते हैं, ये भी प्रोविजंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। फिर बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये भी आपका 25 से 28 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल्स उसके प्रोवाइड करते हैं, राइट? देन कम्स योर इक्वालिटी, कि लोगों को हमें इक्वालिटी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की बराबर प्रोवाइड करनी है। कि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी किसी को मिले, किसी को ना मिले, ऐसा नहीं करना है हमें। ऐसे ही स्टेटस भी सबका इक्वल हो पाए। लेट्स से अब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे सब इक्वल हमारे यहाँ पे स्टेटस नहीं रखते थे, राइट? कुछ जैसे लैंड रिफॉर्म जैसी चीज आई थी, दैट हैपेंड बिकॉज क्योंकि सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था नहीं। ऐसे ही वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं, पावर का भी था नहीं। तो ये अगर नहीं है हमारे पास, तो इन फ्यूचर को धीरे धीरे हम इस इक्वालिटी को, स्टेटस को इक्वल कर पाए लेटर ऑन, उसके लिए ही हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को लाए हैं। दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। देन केम आवर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में क्या है? आपका इंडिविजुअल का डिग्निटी भी आपका मेंटेन रहना चाहिए, और साथ में जो हमारे पास अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं उन सब में एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है? तो ये जो चारों ऑब्जेक्ट और ये पांचों तरह के नेचर के साथ हमारा जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 डे ऑफ नवंबर 1949, सो दिस इज द डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, और हमारा प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अडॉप्ट हुआ था। द डेट वाज 26 नवंबर 1949, जिसको हम नेशनल लॉ डे या फिर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं 26 नवंबर, राइट? तो इसी दिन हम क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट भी कर रहे हैं, इनैक्ट भी कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया है, उसको हम खुद को दे रहे हैं, राइट?
तो इस दिन ये अडॉप्ट भी हुआ है, इनैक्ट भी हुआ है। इनैक्टमेंट जैसे ही कुछ चीज हो जाती है, कोई एक्ट हमारा हो जाता है, उसी दिन से वो लागू हो जाता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक वर्ड को सेपरेटली देखेंगे। राइट नाउ वी नो कि सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू खुद को ये दिया है। नेचर क्या है, ये पांच है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, एंड देन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ट्रिपल एस एंड देन डी आर। ओके, ट्रिपल एस डी आर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स चार हैं। डेट ऑफ अडॉप्शन है 26 नवंबर 1949। राइट। अब पहले आप वर्ड वाइज आओ, सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है। अब ये सारी टर्म्स क्या हैं कि हमने मैम एक चीज कंफर्म करना था, डाउट था, इफ यू डोंट माइंड मैं पूछूं। क्या, प्लीज। सो 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ, उसमें सिर्फ सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था ना प्रियम्बल में? थ्री वर्ड्स एडेड इन प्रियम्बल एंड विल कम टू दैट लेटर, सोशलिस्ट, या सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये तीनों हुए थे। राइट। या ओके। सी सी सॉवरेनिटी इज, अब देखो सॉवरेनिटी आप एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, चाहे बीए एलएलबी में पढ़ा हो, बीए में पढ़ा हो, या 11th 12th में पढ़ा हो, तो यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस टॉपिक। राइट। अब सॉवरेन क्या होता है कि कुछ मेरा है और इससे रिलेटेड सारे डिसीजन मैं ही बनाऊंगी। ठीक है। इंटरनली सुप्रीम, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। सॉरी। मैम सॉवरेनिटी का मतलब इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। yes yes yes, so you're supposed to make decisions for yourself only, इसीलिए sovereign term use होता है। and let's do one thing कि if you have any doubt or anything, like you have any input, तो आप प्लीज chat पे डाल देना ना। ओके। या ओके। सी, तो अब क्या है कि जैसे अगर कोई फैमिली है, ठीक है, अब उस फैमिली में क्या है कि कोई एक अथॉरिटी है जो ऊपर ऊपर एक पावर लेके बैठा है, उस घर का मुखिया है, हेड है, जो भी है। तो अब उसके पास सॉवरेन पावर है कि मेरे घर के अंदर के डिसीजंस, मेरे घर के अंदर हाउस होल्ड मैनेजमेंट के डिसीजंस, और साथ साथ बाहर दूसरे घर वालों के साथ, इस सोसाइटी के साथ मैं कैसे यहाँ पे रहता हूँ, कैसे मुझे डीलिंग्स करनी है, वो सारे डिसीजंस मैं खुद लूंगा। मतलब घर के अंदर के इंटरनल डिसीजन, सोसाइटी के साथ अदरवाइज जो डिसीजंस है, एक्सटर्नल डिसीजंस, वो सारे उसी के पास लेने की कंप्लीट पावर होती है। कोई दूसरे घर का इंसान आके उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और ये पावर उसी के घर के मेंबर्स ने उसको दी होती है। अब यही अगर मैं इसको नेशन के हिसाब से लेकर आऊं, एक स्टेट के हिसाब से लेकर आऊं, तो क्या है कि उसी स्टेट के, उसी नेशन के सिटीजन्स ने ये पावर एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक हायर अथॉरिटी को दे दी कि आपको इस देश के अंदर हमसे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेने आप अपनी मर्जी से ले लो। उसके अलावा जो और नेशन से अदरवाइज वर्ल्ड में, हमारे अब सोसाइटी यहाँ पे वर्ल्ड हो गया, राइट। तो सोसाइटी में आपके जो वर्ल्ड में अदरवाइज जितनी भी नेशंस है, कोई आके इंटरफेयर नहीं करेगा। अब इंडिया के पास हमारे जो अथॉरिटीज है, उनके पास ये पावर है। अब बाकी चाइना आ जाए, यूएस आ जाए, कोई भी नेशन आ जाए, यहाँ पे आके इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आपको अपनी इकोनॉमी ऐसे चलानी है, आपको लोगों को ये राइट देना है, इमरजेंसी में ये वाले राइट आप रोक सकते हो। नो वन इज सपोज टू कम इन, इंटरवीन इन बिटवीन। राइट। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिसीजंस अपने आप ले सकता है, मतलब वो सॉवरेन है। उसके साथ कोई फॉरेन पावर यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी, इंडिपेंडेंटली वो सारे डिसीजन लेगा, मतलब इंडिया सॉवरेन है। ठीक है। या ना, ना तो इसकी डिपेंडेंसी है किसी और के ऊपर अपने डिसीजंस को लेकर, ना ही ये डोमिनियन है किसी का। मतलब ना ये खुद जाके किसी को बोलेगा, ना कोई आके इसको बताएगा, और ना ही ये अब किसी से राय मांगने जाएगा। तो इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिया के पास सॉवरेन पावर है। राइट। अब यहाँ पे क्या है कि ये फॉरेन नेशन को एक्वायर भी कर सकता है, अगर वॉर हो जाता है, हमें कोई टेरिटरी एक्वायर करनी होती है, तो हम वो भी कर सकते हैं, ये सॉवरेन पावर भी हमारे साथ है। और साथ साथ में हम सीड भी कर सकते हैं, मतलब किसी टेरिटरी का अगर हम हिस्सा है, तो हम उससे निकल भी सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी सॉवरेनिटी है, तो हम अक्वायर भी कर सकते हैं और हम सीड भी कर सकते हैं। और साथ साथ में ये क्या बोलता है, देखो सॉवरेनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने बोल दिया हम इंडिपेंडेंट है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। बट अगर हम यूएन के मेंबर हो गए, हम डब्ल्यूएचओ के मेंबर हो गए, या हम कॉमनवेल्थ के मेंबर है, या फिर हम इंटरनेशनल ट्रीटीज में एंटर करते हैं,
तब ऐसा एक डिबेट है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है एज ए नेशन वो इन्फ्लुएंस हो रही है, आपका इंटरवीन हो रहा है उनकी जितनी भी सेइंग्स हैं या रेगुलेशंस हैं उनसे। राइट अब जैसे अगर डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि आपको इस तरह से ये सारे हेल्थ रूल्स बनाने हैं, पॉलिसीज निकालनी है आपको अपने लोगों के लिए, अब यू आर सपोज टू मेक इट मैंडेटरीली। तो ये एक डिबेट है कि सोवरेनिटी पे क्या क्वेश्चन आता है, बट इसका आंसर अभी तक यही निकला है कि सोवरेनिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कॉमनवेल्थ की और आप किसी डब्ल्यूएचओ या यूएन के अगर आप मेंबर बन गए हो तो आप सॉवरेन नहीं रहे, क्योंकि वो आपको सजेस्ट करते हैं। राइट वो आपके बेटरमेंट के लिए एलाइज हैं जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सोवरेनिटी कहीं से भी अफेक्ट हुई है, कम हुई है। ठीक है। अब है आपका सोशलिस्ट। अब देखो सोशलिस्ट वर्ड भी जो है आपका वो 42nd अमेंडमेंट में आया है। ठीक है। अब एक बात बताओ, 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड आया है तो क्या इससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था या हमारी जो सोच रही है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे प्रोविजंस रहे हैं वो सोशलिस्ट रखने के हिसाब से नहीं रहे हैं क्या? सोशलिस्ट से अच्छा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म सोशलिस्ट? By socialist, by and large, like the laws and policies should be such that कि वो सोसाइटी के बेनिफिट में रहे एट Yes, लास्ट। exactly, exactly. Good. So when you're coming with the idea and thought of social welfare, कि आपको सोसाइटी के भले के लिए समाजवाद को सोचकर समाज के भले के लिए यू हैव टू वर्क फॉर दैट अकॉर्डिंगली, तो आपकी सोशलिस्ट बिलीफ पे आप चलते हो, सोशलिस्ट आपकी सोच है। राइट अब देखो जो सोशलिस्ट है ना ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था, मार्क्स लेकर आए थे, कार्ल मार्क्स। राइट तो कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी थी जो कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को फॉलो करती थी। फिर दूसरा आपका टाइप है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और हमारे इंडिया में हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ही अडॉप्ट किया है। अब गांधीयन प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं, नेहरू और गांधी इन दोनों का एक ही चीज में बिलीव था, एक ही चीज को वो साथ में मानते थे कि हम पोवर्टी को खत्म करेंगे, डिजीजेस जो है हमारे यहाँ पे उसको खत्म करेंगे और इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे। अब देखो पोवर्टी डिजीज मतलब कि गंदी हेल्थ, बुरी हेल्थ जो हमारी वहां पे चल रही थी, और इनइक्वालिटी, ये तीनों हमारे टाइम पे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस वक्त पे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे। राइट तो इन्होंने बोला कि हम अगर सिर्फ कार्ल मार्क्स के हिसाब से चलेंगे तो हम हमारी इकोनॉमी को बेटर करने के हिसाब से सोचते जाएंगे, बट अभी हमें क्या करना है कि हमें पहले सोसाइटी को बहुत अच्छा करना है। बेसिक चीजें जो पोवर्टी है, डिजीज है, इनइक्वालिटी है, इसको अगर हम खत्म करेंगे तो बाद में अपने आप चीजें हमारे यहाँ पे बेटर हो जाएंगी। राइट तो इसीलिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया जो कि गांधी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और उसी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अच्छा अब कैन एनी ऑफ यू टेल मी कि इनइक्वालिटी को हटाने के लिए हम हमारे यहाँ पास कौन से प्रोविजंस है? डू वी हैव एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए? आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, राइट 14। एंड देन 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। व्हेन आई आस्क्ड दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सोशलिस्ट में आते ही कि क्या 42nd अमेंडमेंट से पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका आंसर है था। क्योंकि पोवर्टी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा था, डिजीजेस भी ना हो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे, और इनइक्वालिटी ना हो इसके लिए भी हमारे पास प्रोविजंस थे। बट इसको प्रियम्बल में अडॉप्ट करके, प्रियम्बल में एक वर्ड जोड़ के हमने क्या किया कि इंट्रोडक्शन में ही बताया कि हमारा जो नेशन है वो सोशलिस्ट रहेगा। या आपके 42nd अमेंडमेंट में जो चार चीजें आई थी, आपके जो यहाँ पे तीन चीजें आई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, तो सोशलिस्ट टर्म जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थी उसको इंट्रोडक्शन में डालने के लिए कि व्हेन यू आर सीइंग अ सिंगल पिक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रियम्बल, तो यू विल गेट टू सी कि अच्छा हमारा जो नेशन है वो सोशलिस्ट भी है, ये नेचर है हमारा। ऐसी अगर आप हमारे प्रियम्बल की पिक्चर देखोगे एक ही फोटो में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। राइट तो
क्वेश्चन में ही आपने बता दिया कि सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐसा भी नेचर है हमारा, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट में उसको अलग से ऐड कर दिया था। नॉट दैट की प्रोविजंस नहीं थे हमारे पास। ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो इंडिया है, अब देखो कम्युनिस्ट जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर की बात नहीं करता है। वो क्या बोलता है कि आपका जो लेवल है आपके नेशन का वो अच्छा होना चाहिए, राइट। मेन मोटिव उसका यही होता है। अब वो अलग से पोवर्टी, डिजीज, इनइक्वालिटी सिर्फ इन पे काम नहीं करता है, वो ओवरऑल काम करता है। तो लेटर क्या हुआ है कि हमारे पास एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में। उसमें क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया, राइट। 1991 में जो आपका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो उससे आपकी इकोनॉमी मिक्स्ड हो गई है। आपके पास पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी में बहुत अच्छा होल्ड करते हैं। गेट इट। तो अब क्या है कि अब हम कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर पे नहीं रिलाई कर रहे हैं, अब कंप्लीटली सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सोशल वेलफेयर के लिए ही हमने प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का और बहुत अच्छे से इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, राइट। तो ये एक डिबेट का आंसर है कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो क्या इसके बाद भी ये सोशलिस्ट है? तो जी हाँ, बिल्कुल वो सोशलिस्ट है, क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया ही इसको इसीलिए था क्योंकि हमारा वेलफेयर हमें अच्छे से करवाना था। ठीक है। एंड देन केम कि आपका जो डीपीएसपीज है, डीपीएसपीज हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब मुझे कोई बता सकता है कि डीपीएसपी किसके लिए है, किसको फॉलो करना है ये? मैम जैसे मैडम स्टेट को। स्टेट को, यस। ठीक है। तो अब स्टेट को हमने ये प्रिंसिपल्स दे दिए हैं कि आपको ये फॉलो करने हैं, और वो फॉलो करके आपको क्या करवाना है यहाँ पे? ये फॉलो क्यों कर रहेगा स्टेट? यहाँ पे स्टेट को क्या अटेन करना है? स्टेट का वेलफेयर। स्टेट का वेलफेयर। क्यों? क्योंकि हमारा प्रियम्बल बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशलिज्म को फॉलो करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी सोशलिज्म के लिए। ठीक है। इसीलिए ये डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी गिवन थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसी टाइम से, जब से ये इनैक्टेड था। फिर इसके बाद एक केस लॉ है इससे रिलेटेड, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया कि सोशलिज्म का जो मतलब ही है वो क्या है कि लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम दे और सोशल सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है। अब ये वाला जो सवाल यहाँ पे उठा था कि सोशलिज्म का मतलब क्या है, ये इसीलिए उठा था क्योंकि यहाँ पे आपका धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर भी आने लग गया था। ठीक है। 1991 के बाद बहुत ज्यादा आने लग गया था, और 1991 से पहले भी कहीं ना कहीं प्राइवेट इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी। तो इस वाली डिबेट में, इस वाले केस की रूलिंग ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करा है ये बताना कि सोशलिज्म का मतलब क्या है कि एक अच्छा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सिक्योरिटी दे दे हम लोगों को, जो कि आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? प्राइवेट इन्वेस्टर्स के आने के बाद भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कैसे, अच्छे हाथ में अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास इनकम अच्छी आ रही है, तो उससे आपका सोशल सिक्योरिटी बेटर हो जाएगा। और अगर प्राइवेट इन्वेस्टर को हमने ज्यादा यहाँ पे अलाउ कर दिया करने के लिए, या फिर छोटे छोटे बिजनेस हमने बनाने अलाउ कर दिए, तो उससे लोगों की इनकम ही तो बढ़ रही है, हमारा इनकम पर कैपिटा भी जनरेट हो रहा है, और साथ साथ में लोगों का भी इनकम अच्छा हो रहा है। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी अपने आप बन जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? रिजर्वेशन पॉलिसीज, और ये आपके महात्मा गांधी नरेगा की जो योजना है, राइट टू एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स, ये सब क्यों है? सोशलिज्म के लिए। अब देखो रिजर्वेशन पॉलिसीज आपका जो है वो सोशलिज्म के लिए कैसे है, कोई बता सकता है कि हाउ कम सोशलिज्म और रिजर्वेशन पॉलिसी दोनों कनेक्टेड है? मैम सोशलिज्म तो सोसाइटी के इक्वलिटी की और उसके वेलफेयर की बात करता है, और वहीं रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं वही बात करता है कि जो बैकवर्ड रह गए हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, उनको वो जो फ्रंट लाइन है जो सोसाइटी की, उनके साथ जोड़ा जा सके यस। और वो जुड़े। देखो, जी जी जी, ओके डन। सी, व्हेन वी आर सीइंग इनइक्वालिटी हमें हटाना है, बिकॉज वी कैन नॉट लाइक प्रोसीड विद दिस। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ कंट्रीब्यूशन आप लोगों का भी इधर पे। देखो इनइक्वालिटी जो है
दैट मीन्स कि अभी भी हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सब बराबर नहीं आ पा रहे हैं, राइट। इनइक्वालिटी को हटाने के लिए ना दो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, पहला है इक्वालिटी और दूसरा है इक्विटी, राइट। इक्वालिटी क्या है, सबको बराबर दे दिया, और इक्विटी क्या है, सबको बराबर पर ले आए। आपने एक सबने वीडियो देखा होगा, एक मीम आता है जिसमें एक दीवार है, दीवार के पीछे अलग अलग हाइट के लोग खड़े हैं, राइट, और उनको सामने से मैच देखना है। तो इक्वालिटी में क्या है कि तीनों को बराबर प्लेटफॉर्म दे दिया, तो अलग अलग हाइट का जो डिफरेंस है वो अभी भी सेम है। तो जो सबसे कम हाइट वाला है, जो सबसे पीछे है, वो अभी भी नहीं देख पा रहा है, मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने इक्वालिटी दे दी, फिर भी उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या देता है कि आपको तीनों को बराबर प्लेटफॉर्म पे लाना है, जिसके लिए जो सबसे पीछे हैं उनको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे कोई कमजोर बच्चा होता है तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, एक्स्ट्रा समझाने बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही इक्विटी में एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा ताकि वो जो आगे हैं उनके बराबर आ पाए। इसीलिए रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो इक्विटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए इक्वालिटी हमेशा सोल्यूशन नहीं रहेगा किसी चीज का, आपको इक्विटी लाना पड़ेगा और रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी लानी पड़ेगी ताकि आपका सोशल वेलफेयर हो पाए, और जो हमारा नेचर है आपका सोशलिज्म का वो कंटिन्यूड रहे। फिर इसके बाद है आपका सेक्युलर, राइट। अब सेक्युलर क्या है कि हमारा खुद का एज अ नेशन इंडिया का कोई खुद का पर्सनल रिलीजन नहीं है। अब देखो, रिलीजन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत डिबेटेबल बना देती है बहुत सारी चीजों को, ठीक है। अब अगर मैं रिलीजन के बेसिस पे तीन तरीके से जो नेशंस है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं उनको देखूं, तो सबसे पहला है आपका एथिस्ट। एथिस्ट क्या होते हैं कि हम किसी रिलीजन को फॉलो कर भी नहीं रहे हैं, ना हम करवा रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे पहला ऐसा नेशन जो कि एथिस्ट बना था वो था आपका अल्बानिया, ठीक है। अल्बानिया ने बोला कि भैया मेरा कोई नेशन यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, ना ही मेरे लोगों का भी कोई रिलीजन है, तो यहाँ पे कोई रिलीजन मानेगा नहीं। दूसरे तरीके के होते हैं थ्योरोक्रेटिक। अब वो क्या होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को मनवाते हैं कि मेरे कंट्री में अगर तुम रहोगे तो तुम्हें वही रिलीजन मानना पड़ेगा। जैसे इस्लामिक कंट्रीज है हमारे यहाँ पे, ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको रहना है तो आपको वो ही आपका जो रिलीजन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप मल्टीपल रिलीजन्स को फॉलो नहीं कर सकते। फिर आपका आता है तीसरा सेक्युलर। जो सेक्युलर होते हैं उनका क्या होता है कि वो मल्टीपल रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। अब सेक्युलर टर्म को भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेगेटिवली जब यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वहां पे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी, कि कोई कंट्री बोल देगी कि मेरा तो ये रिलीजन है, अब आप ये सारे रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हो। अब इसमें क्या हो गया, मेजोरिटी माइनॉरिटी वाली प्रॉब्लम की, अच्छा ठीक है हमारा तो एक, अगर हमारे इंडिया में ऐसा होता तो हम तो बोलते थे हमारा तो हिंदू राष्ट्र है। अब उसके बाद बाकी जो रिलीजन्स वाले हैं उनको तो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील हो जाता है, राइट। तो इसीलिए इंडिया में इसको पॉजिटिवली यूज किया गया है कि हम सब रिलीजन्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। आपको जिस जिसको मानना है आप मानो, आपको कन्वर्जन करने हैं आप कन्वर्जन करो, आप प्रोपोगेट करो, आप एक्सप्रेस करो, आपको जो करना है करो, राइट। तो इसीलिए इंडिया कभी नहीं बोलेगा कि मैं एक हिंदू नेशन हूं, मैं एक मुस्लिम नेशन हूं, ऐसा कुछ नहीं है। यह किया है आर्टिकल 20। मैम स्क्रीन थोड़ी पॉज हो गई है। सॉरी, क्लास डिस्टर्ब हो गया था बीच में। यस। सो सेक्युलर वर्ड हमने अगेन वापस अमेंडमेंट के थ्रू इसलिए डाला क्योंकि हमें वापस ऑन अ पिक्चर इंट्रोडक्शन में एज अ प्रोलॉग हमें ये दिखाना था कि हमारे इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर सेक्युलर है, ठीक है। इसीलिए अमेंडमेंट से ये वापस ऐड हुआ है। फिर इसके बाद एक केस लॉ है, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। यहाँ पे क्या बताया कि सेक्युलरिज्म जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है,
और स्टेट अपना कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन अडॉप्ट नहीं कर सकता। फिर इसके बाद एक और केस लो है आपका, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, अब नेट जेआरएफ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, कि यहाँ पे बता दिया जाता है कोई भी चार केस लॉ का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि पहला कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, राइट। तो इसलिए 1994 पूरा साइटेशन इफ यू कैन नॉट रिकॉल इट, तो एटलीस्ट आप ईयर याद रखना, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके। ठीक है, तो 1994 में आपका एस आर बोमई आया। उसके बाद अरुणा रॉय जो कि काफी रीसेंट है, वो आया 2002 में, और उसने बोला कि न्यूट्रल है स्टेट रिलीजन के कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, कोई नेगेटिव बात नहीं करता, न्यूट्रल बात करता है, और इसका न्यूट्रल होना ही इसका पॉजिटिव होना माना गया है। गॉट इट। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। वेस्टर्न मॉडल्स की तरह हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल रिलीजन्स को फॉलो करके हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके जो एथिस्टिक जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स है। अल्बानिया वाज द फर्स्ट वन, फिर वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सब का कोई रिलीजन नहीं है, ना ही ये किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं ना करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक। अब देखो, डेमोक्रेटिक मतलब कि क्या होता है, लोगों का रूल। ठीक है, डेमो इज पीपल, और क्रेटिक में क्रेसी का मतलब है रूल, रूल ऑफ पीपल आपका डेमोक्रेसी में आ जाता है। अब डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डायरेक्टली सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में। अब अगर मैं बोलूं कि एट प्रेजेंट ऐसा कुछ है या नहीं, तो स्विट्जरलैंड जो है आपका, वहां पे अभी तक सबसे ज्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो आज की तारीख में आपको देखने को मिलेगी, वो कंप्लीट डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, दैट इज सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट अभी मैक्सिमम अगर कोई नेशन उसको फॉलो कर रहा है, दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, कि वहां के लोग अगर एक साथ उठ के रिवोल्ट कर देंगे तो जो गवर्नमेंट ने जो बनाया है डिसीजन, वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ज्यादा है वहां पे। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि जहां पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्ट होके आएंगे, और वो फिर रूल्स बनाएंगे, वो फिर गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो फिर लोगों के लिए काम करेंगे, राइट। अब इनडायरेक्ट में भी पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल दोनों तरीके की होती है। अब कैन एनीवन टेल मी कि इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री। यस, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपको एग्जांपल दे सकते हो? यूएसए। यूएसए। यूएसए, यस, ओके। सी, अब हमारे पास ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके पास बहुत अच्छी पावर है, लेकिन स्टिल पार्लियामेंट जो है हमारा, लेजिस्लेचर बनाने का, लेजिस्लेचर को अमेंड करने का, इन सब चीजों का बहुत अच्छा पावर कौन होल्ड कर रहा है? पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद इंडिया हमारा रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी को फॉलो करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। फिर भी अल्टीमेट पावर लोगों के पास ही, हमारे हमारे यहाँ पे लोग ही होल्ड करते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज आपका कि इलेक्शन का जो आपका कॉन्सेप्ट है, इलेक्शंस में आप जो वोट डालते हो, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, कि 18 ईयर्स से होते ही, 18 ईयर्स की एज में आते ही आप वोट देने का राइट रखते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, और ये वाला जो चीज है एक अमेंडमेंट से आया है। किसी को पता है वो अमेंडमेंट कौन सा है? 89 का है मैम शायद। 61st। 61st। यस, 1988 में आया था, 61st अमेंडमेंट आया था, और उसमें बोला था कि आपकी वोटिंग एज जो है वो 18 ईयर हो जाएगी। और साथ ही में एक आर्टिकल जिसमें वोटिंग राइट्स दिए हुए थे, 326, आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट होके ही ये एज को चेंज किया गया था। ओके, तो वोटिंग एज से रिलेटेड क्या है आपका अमेंडमेंट नंबर? 61st। 61। 61। यस, आर्टिकल नंबर 326, and year of amendment 19, 18। 1989। 88। 1988। यस, ओके। और इसके साथ आपकी अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत इजीली बताता है, सिंपल सी आपकी डेफिनेशन से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू रिपब्लिक। अब रिपब्लिक एक ऐसा टर्म है, अच्छा इसको देखे बिना मुझे कोई बता सकता है कि रिपब्लिक क्या है? मैम, जब किसी कंट्री का जो हेड ऑफ द नेशन है वो हेरिडिटी से ना होकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता हो। यस, कि अगर इलेक्टेड कोई बंदा ऊपर आके अथॉरिटी पे बैठता है, गवर्नमेंट रूल करता है, तो वो हो जाता है रिपब्लिक। और उसको इलेक्ट करने वाले कौन होंगे? सिटीजन्स खुद होंगे। ठीक है, अब जैसे रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणतंत्र, मतलब लोगों का खुद का तंत्र, कि लोग ही खुद अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, और वो अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे किसी को इलेक्ट करके, हेड बना के, और फिर वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो या तो मोनार्की होता है या रिपब्लिक होता है, हाँ, और एक हमारे डाउट था। पास मोनार्की नहीं है, सॉरी। एक डाउट था, लाइक यस, ओके, अभी आपने हिंदी में बोला तो शायद उसको गणराज्य भी कहते हैं क्या, गणतंत्र को? गणराज्य गणतंत्र दोनों बोलते हैं। गणराज्य भी अगेन क्या हो गया कि जहां पे लोगों का राज चल रहा है। गणतंत्र भी क्या हो गया? जहां पे लोग ही तंत्र कर रहे हैं, लोग ही वहां पे अपना अथॉरिटी लेकर बैठे हैं। ठीक है, हम्म। ओके। सो रिपब्लिक इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, और इट स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू मोनार्की। मोनार्की के बिल्कुल कंट्रास्ट में ये चीज है कि या तो मोनार्की आप ला सकते हो या आप रिपब्लिक ला सकते हो, दोनों एक साथ कभी भी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। और रिपब्लिक क्यों होता है? ताकि आप इक्वालिटी को इंश्योर करो, और कोई ऑर्डिनरी सिटीजन भी आपका प्रेसिडेंट बनने लायक हो। क्योंकि रिपब्लिक तरह का ही गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जहां पे एक सिटीजन उठ के, लोग अगर उसको इलेक्ट करेंगे, और वो फिर आपका जो प्रॉपर प्रोसेस है अगर वो उसको फॉलो करेगा, जो फर्दर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करता है, तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। राइट, अब यहाँ पे इसकी क्या क्या एसेंशियल्स हैं, एक मतलब क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं, कि अच्छा कोई अगर नेशन रिपब्लिक होगा तो वहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होगा। इलेक्शंस जो होंगे वो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी हो सकते हैं। मेजोरिटी बेस्ड सिस्टम होगा यहाँ पे। और हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना ही इसका रिपब्लिक होना बताता है। राइट, फिर इसके बाद ये तो हो गए हमारे पांचों नेचर। अब एक बार आप प्लीज मुझे पांचों नेचर बताओ, कौन कौन से नेचर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में दिए हुए हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, एंड डेमोक्रेटिक। यस, ठीक है। तो पहले ट्रिपल एस, एंड देन आप डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को साथ में ला सकते हो, जस्ट टू मेक इट इजियर। Fine. Now we are coming to objectives. I hope everyone is clear with the nature of preamble. यस मैम। Shall we move on? यस मैम। Okay, fine, good. So we are moving on to objectives. अब देखो objectives हमारे कौन कौन से थे? Justice, liberty, equality and fraternity. अब जस्टिस मतलब न्याय। अब न्याय हम यहाँ पे कैसे कैसे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? तीन तरीके से, सोशली, इकोनॉमिकली एंड आपका पॉलिटिकली। अब देखो पॉलिटिकली क्यों? अब हमने बोला हमारे ही लोग किसी को रिप्रेजेंट करवाएंगे, और उसी में से रिप्रेजेंटेटिव बन के ही वो पार्लियामेंट में जाके बैठेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा या प्रेसिडेंट बन जाएगा। जब हमने ये बोल दिया, तो अब एक बात बताओ कि सबके पास पॉलिटिकली राइट होने चाहिए कि नहीं? सबके पास पार्टिसिपेट करने का मौका पॉलिटिक्स में होना चाहिए या नहीं? इसी के लिए हमें पॉलिटिकल जस्टिस भी देना चाहिए था। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स तो हमने दे दिए, अब वो राइट्स कंप्लीटली उनको पहुंच पा रहे हैं या नहीं, या कहीं पे अगर उनके साथ अनफेयर कुछ हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने से, तो उसको हम कैसे रोकेंगे, वो हमने बताया यहाँ से। कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भैया अगर किसी को पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना है, उसके पास पर्टिकुलर उसके राइट्स होने चाहिए बराबर सबके पास। और अगर नहीं वो राइट्स उनको मिल पा रहे हैं, तो उसका हम जस्टिस करेंगे यहाँ पे, इक्वल राइट्स देके, अपॉर्चुनिटी देके, चाहे वो वोट करके अपना पार्टिसिपेशन दे, चाहे वो इलेक्शंस में खड़ा होके अपना पार्टिसिपेशन दे, चाहे वो विधानसभा में जाके करना चाहे, किस फॉर्म से, बाय एनी मीन्स, अगर वो पार्टिसिपेट करे तो वो कर सकता है। इसीलिए हमने पॉलिटिकल जस्टिस भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया। फिर इकोनॉमिक जस्टिस हमने इसलिए प्रोवाइड करवाया क्योंकि हमारे यहाँ पे रिच और पुअर के बीच का जो गैप है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से शुरू से ही बना आ रहा है।
और वो इतना ज्यादा गैप है, और हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आप कुछ 10 सालों में 20 सालों में उसको कम नहीं कर सकते। तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज एज अ बेसिक स्ट्रक्चर इनबिल्ट वहीं पे रखनी पड़ेगी कि आपको इकोनॉमिकली भी जस्टिस लोगों को विद टाइम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जब जब जरूरत होगी, राइट। तो ये आपका इकोनॉमिक जस्टिस, इसी के लिए आप इकोनॉमिक जस्टिस में ही आपका जैसे टैक्सेस हैं, लेट्स से, राइट। अब टैक्सेस कुछ लोग कम देते हैं, कुछ लोग ज्यादा देते हैं अपनी इनकम के हिसाब से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इक्वालिटी है या इक्विटी है? जो अलग अलग टैक्सेस सबको देने पड़ते हैं इक्विटी इनकम है के मैम। हिसाब से, इक्विटी है, इक्विटी। यस। यस मैम, क्यों? इक्विटी। ताकि वो गैप कम हो जाए, राइट। अब वो गैप आप या तो एक्स्ट्रा दे के पूरा कर सकते हो, या वो गैप आप थोड़ा सा उनसे लेके पूरा कर सकते हो। तो जब हम टैक्स में लेते हैं तब भी हम वो गैप कंप्लीट करने की, गैप को कम करने की कोशिश करते हैं। अब इसके साथ साथ जो सब्सिडीज मिलती हैं, अब सब्सिडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी और वो उनको अफोर्ड करवा देगी, राइट। एंड देन केम योर सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या था आपका? कास्ट, जेंडर और आपके बाकी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे रेसेस के बेसिस पे, आपके सेक्स के बेसिस पे, ये सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन को हटा के सोशल जस्टिस हमको लेकर आना है हमारे लोगों के बीच में, और हमारे पूरे नेशन में सोशल जस्टिस सर्व करना है। इसीलिए हमने जस्टिस को अपना बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बना दिया, ठीक है। और कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि सोशल जस्टिस के लिए आपकी जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करने की बात करता है? आर्टिकल 15 है मैम। यस, डिस्क्रिमिनेशन हटाता है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, और ये हटाता है आर्टिकल 17। 14 से लेकर आपका पूरा 18 तक, 14 से 18 तक ये सारे आर्टिकल सोशल जस्टिस की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कम करने की बात करते हैं, ठीक है। और साथ में आपका 15 में जो रिजर्वेशन आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी इक्विटी वाला, ये भी सोशल जस्टिस के लिए ही है। फिर आपका ये जो तीन डायमेंशंस में जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये इंडिया ने कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर अडॉप्ट करा? रशियन रिवॉल्ट रिवोल्यूशन जो हुए थे 1917 में, यहाँ से। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक डायरी या फिर कुछ भी नोटबुक अलग से बनाओ अदर देन नोट्स, राइट। अमेंडमेंट्स के लिए आप अलग से सेक्शंस बना दो और कुछ 5-6 पेज छोड़ दो। फिर आप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2-3 पेज छोड़ दो वहां पे, राइट। आप फिर लैंडमार्क जजमेंट जिनका आपको ईयर याद करना है, जैसे अगर अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इससे पहले 2 केसेस डिस्कस करें तो उनके ईयर याद करने हैं, तो उनके लिए भी आप 8-10 पेज छोड़ दो, ताकि आपको एंड में सिर्फ जब सोर्सेज देखने हो, आपको सिर्फ आपके अमेंडमेंट्स देखते हो या फिर लैंडमार्क जजमेंट्स देखने हो, तो आपके पास क्लियर हो, सारे नोट्स आपको गो थ्रू ना करने पड़े, राइट। तो यहाँ पे आपके सोर्सेज में अगर मैं सिर्फ इस जस्टिस वाला, कि जो 3 डायमेंशनल जस्टिस है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? रशियन रिवोल्यूशन से, जो कि 1917 में हुआ था। ये आप उसमें ऐड कर देना जरूर से। फिर आपका आता है लिबर्टी। अब लिबर्टी किस किस चीज की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, राइट। इन 5 चीजों की लिबर्टी भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए हमने हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि हमारे लोगों के पास वर्शिप की, फेथ की, बिलीफ की, एक्सप्रेशन की और थॉट की, इन 5 की लिबर्टी होनी चाहिए। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस अगर होंगे तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, राइट। अच्छा, एक बात बताइए कोई कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं? यस मैम, रीजनेबल है, रिस्ट्रिक्शंस। यस, सो दैट वो किसी और के राइट को इन्फ्रिंज ना करे या फिर हाँ। सोसाइटी एट लार्ज को नुकसान ना पहुंचाए, राइट। फाइन। सो अब देखिए, अब इसका मतलब लिबर्टी का क्या मतलब है कि आपके पास कोई एब्सोल्यूट लाइसेंस नहीं है किसी भी चीज को करने का, यू कैन नॉट डू एनीथिंग यू वांट टू। एक रेस्ट्रिक्शन है ताकि सोशल ऑर्डर आपका मेंटेन हो पाए और आप उसका मिसयूज ना कर पाए। और ये आपके 19 से लेकर 22 के बीच में आपकी इन 5 लिबर्टीज को सेफ गार्ड किया गया है, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 14 से लेकर आपका 18 तक क्या था? जस्टिस, राइट। आपका 19 से 22 तक आप लिबर्टी का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए आपने प्रोविजंस दिए हुए हैं। एंड देन इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि सिटीजन को ये तक अलाउ करता है कि आप
अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। आपका मीडिया को एक्सेस करने का, मीडिया के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने का, ये सारे आपके जो राइट्स हैं, ये आपके लिबर्टी के लिए है, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी। अब देखो, इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस आप सबको पता चल गया। इक्वालिटी में हम बराबर बराबर चीजें देते हैं, फाइन। अब इक्वालिटी जो है आपकी, वो सिविक भी होगी, आपकी पॉलिटिकल भी होगी और इकोनॉमिक भी होगी। जैसे आपका जस्टिस 3 तरीके का था, ऐसे ही आपकी इक्वालिटी भी 3 तरीके से है। सिविक इज नथिंग, आपका सिविल सेंस में है, सोशल सेंस में ही है। पॉलिटिकल आपका जो है वो वोटिंग राइट्स, इलेक्शंस, इनसे रिलेटेड है, कि जो एक इंडिविजुअल के पास राइट है। आर्टिकल 325 और 326। 326 अभी हमने पहले, इससे थोड़ा सा पहले कहीं पे पढ़ा है, किसमें? मैम यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में। सॉरी, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट सफरेज में, यस, गुड। और वो अमेंडमेंट का नंबर? अमेंडमेंट नंबर 61। 61। ईयर ऑफ अमेंडमेंट? 1980। 1988। गुड, राइट। तो आपका आर्टिकल 326 यहाँ पे इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी को बनाने के लिए आ गया। और 325 में भी आपका इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन का ही यहाँ पे प्रोविजन है। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो आपने आर्टिकल 39 में दे दी। गॉट इट। अभी इकोनॉमिक इक्वालिटी देने के लिए ये डीपीएसपी में आ जाता है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी दे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, फाइन। अब यहाँ पे आपका है फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी क्या है? आपका ब्रदरहुड, भाईचारे की बात है यहाँ पे। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा ऑलरेडी इतना बड़ा टेरिटरी है हमारे इंडिया के पास, और इतने ज्यादा तरीके तरीके के लोग हैं हमारे पास, कि अगर हम फ्रेटर्निटी ना लाते, इसको हम अपना ऑब्जेक्ट ना बनाते, तो अभी तक इंडिया के बहुत सारे हिस्से बन गए होते, राइट। अब एक डिफरेंस के बेसिस पे, रिलीजन के डिफरेंस के बेसिस पे ही पार्टीशन हुआ था हमारा, जब हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे ही। अब अगर हम फ्रेटर्निटी ना लाते और लोगों को बोलते कि ठीक है, आपका अलग अलग जो है, हमारा यहाँ पे हिंदूज यहाँ पे ये मानेंगे, मुस्लिम्स यहाँ पे ये मानेंगे, पारसी यहाँ पे अलग से अपना रिलीजन मानेंगे, या फिर वो अपना अपना स्टेट बना सकते हैं, सबको इतनी फ्रीडम दे दी है। या फिर अगर हम डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ले आते कि आप तमिल भी हैं और आप इंडियन भी हैं साथ में, दोनों सिटीजनशिप आपको दी जाएगी। तो अगर हम ऐसा ले आते कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर तो हमारे इंडिया के बहुत सारे हिस्से अभी तक हो चुके होते, फॉर श्योर, राइट। तो वो हिस्से ना हो, हमारा नेशन एक साथ बना रहे, और पूरा का पूरा इंडिया, उसके सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उसके इंटीग्रल पार्ट बने रहे। इसीलिए फ्रेटर्निटी का इशू हम जो आपका इसका मैटर है वो हम लेकर आए हैं, उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। और हमने बोला है कि आपको इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी मेंटेन करके रखना है, और इंडिविजुअल की डिग्निटी के साथ साथ पूरे इंडिया के सारी पॉपुलेशन को एक साथ लेकर चलना है। तभी आपका इंडिया आप अच्छे से चला पाओगे, और ये ऑब्जेक्ट आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अब इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A जो है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। और उसमें एक ड्यूटी आपके पास ये भी है कि आपको हार्मनी बना के रखनी है अपनी कंट्री में, आपको शांति बना के रखनी है, सबके साथ भाईचारे से चलना है। दैट इज देयर गिवन इन योर फंडामेंटल ड्यूटी विच इज अंडर आर्टिकल 51A। ओके। तो हमारी दो कॉन्सेप्ट, सिंगल सिटीजनशिप और हमारा 51A, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो अंदर पुट इन किया है, कुछ तो हमने वहां पे रखा है प्रोविजन जो उसको सेफगार्ड करेगा। ओके। फिर इसका एक केस लॉ है, LIC वर्सेस कंज्यूमर केस, जिसमें है कि राइट टू डिग्निटी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया था। अच्छा, आप कोई बता सकता है राइट टू डिग्निटी कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट होगा? आर्टिकल 21। यस। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, राइट टू लाइफ किसमें है, राइट टू डाई किसमें है, राइट टू स्लीप पीसफुली किसमें है, तो आर्टिकल 21 जो है वो अपना दिल बहुत बड़ा रख के बैठा हुआ है, बहुत बड़ा स्कोप रख के बैठा हुआ है, कि अगर कहीं भी कंफ्यूजन होती है, सुप्रीम कोर्ट लेटर ऑन मेनका गांधी और ऐसे बहुत सारे केसेस में अगर कुछ रूलिंग्स लेकर आता है, तो वो एज अ फंडामेंटल राइट, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर, विच इज आर्टिकल 21, उसके अंडर चला जाता है। तो यहाँ पे राइट टू डिग्निटी भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर है। ठीक है।
फिर आपका है कि अब एक बहुत बड़ा डिबेट, दो डिबेट्स चले हैं एक्चुअली प्रियम्बल पे, कि क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। अब देखो, अब तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि अमेंडमेंट हो गया है हमारे सामने 42nd, राइट, तो इसलिए हम तो बहुत श्योर है कि अच्छा ठीक है अमेंडमेंट हो तो सकता है, लेकिन कितना हो सकता है, कब हो सकता है, किस एक्सटेंट तक हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसलिए प्रियम्बल पार्ट है या नहीं, इसका, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दो केस लॉज हम पढ़ते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं। सबसे पहले आपका केस आया 1960 में, बेरूबेरी यूनियन केस, ठीक है। अब बेरूबेरी यूनियन केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल जो है वो एक अलग डॉक्यूमेंट है, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मत बनाओ और ना सोचो। तो इसलिए अगर आप बाद में कभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 उठाकर लाते हो कि भैया आर्टिकल 368 बोल रहा है कि अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविजंस हमने चेंज करे हैं, तो आप वो सोच के आप अपने प्रियम्बल को यहाँ पे अमेंड मत करो क्योंकि ये इसका पार्ट ही नहीं है, ऐसा 1960 में केस में बोल दिया, राइट। अब इसके बाद केशवानंद भारती का केस आया 1973 में। अब इस केस में क्या बोला कि याद है, शुरू में मैं एक टर्म यूज कर रही थी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आपका अडॉप्ट हुआ था उसी दिन प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था, राइट। जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट में आ गया था उसी दिन से प्रियम्बल भी इनैक्टमेंट में आ गया था। तो ये वाला रियलाइजेशन जो था ये आपका केशवानंद भारती केस में हुआ था। इसमें कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिस तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसको फिर बाद में इनेक्ट करवाया है 26 नवंबर को, उसी तरीके से ही तो आपने प्रियम्बल को भी बनाया था और इनेक्ट करवाया था। फिर हाउ कम यू आर सेइंग कि जो प्रियम्बल है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इस रियलाइजेशन के बाद ही इस केस लॉ में बोला गया कि दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे ही पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो गया क्लेम कि है, ये इसी के साथ है, प्रियम्बल के साथ ही, ऐसे ही जो अमेंडमेंट वाला आपका सवाल था कि अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने बोला कि अब जब पार्ट है तो अमेंडमेंट भी कर सकते हैं आप प्रियम्बल में, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस में क्या बोला था कि आपको जब अमेंडमेंट करना है तब आपको कंप्लीटली उसको ऑल्टर नहीं कर देना है, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसको एज इट इज सेफ रखोगे। कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे 5 नेचर और 4 ऑब्जेक्ट की बात करी है, तो वो 5 नेचर कहीं से भी आपके हटने नहीं चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स भी आपके कम नहीं होने चाहिए। इन्होंने बोला आप ऐड कर लो। अब जैसे हमारा इसके बाद 1973 के बाद ही आपका यहाँ पे अमेंडमेंट आया था 42nd वाला, राइट। 42nd अमेंडमेंट में जो आपकी 3 चीजें 1976 में जोड़ी गई, उसमें उन्होंने क्या बोला कि अगर आप इसका जवाब दो कि अच्छा आपने बोला था कि चेंज नहीं करना है बहुत ज्यादा, तो हमने तो पॉजिटिव चेंज करे थे 42nd अमेंडमेंट में। हमने तो सोशलिज्म को लेकर आया, सेक्युलरिज्म को लेकर आया, हम इंटेग्रिटी को लेकर आए, जो कि फेटर्निटी वाले ऑब्जेक्ट में हमारा आता है, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन हमारी बननी चाहिए, राइट। तो आपने पॉजिटिव चेंज किया, आपने स्ट्रेंथेंड किया अपने प्रियम्बल को और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आप अगर इंट्रोडक्शन दोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल के थ्रू तो आपका और भी स्ट्रांग दिखेगा वहां पे प्रियम्बल, कोई वीक नहीं दिखेगा, राइट। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करोगे, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और इन सबको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको स्ट्रेंथन करने के लिए करना है, आप कुछ रिमूव नहीं कर सकते हो। अच्छा ओके, आपके में से किसी के नॉलेज में ऐसा कुछ है जहां पे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था? राइट टू राइट टू डज प्रॉपर्टी। एनीवन, प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी कब हुआ था ये? ये 1976। 44 अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ठीक है। जब लैंड रिफॉर्म्स आए थे आपके 1950 में, तब 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट में सबसे पहले ही हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 6 फंडामेंटल फ्रीडम में था, वहां से उसको हटा दिया गया और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, ठीक है। अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो 1973 में हमारा जो केस आ गया, इसके बाद अगर ऐसा हमें कुछ चेंज करना होता तो क्या हम कर पाते? क्या ये पॉसिबल होता केशवानंद भारती के केस के बाद फंडामेंटल राइट को हटाना? नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप हिलाओगे नहीं, आप इसको वीक नहीं करोगे,
तो फंडामेंटल राइट जो इतना बड़ा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको आप कैसे हटा देते? तो ये इसके पहले ही हो गया जो हो गया है, इसके बाद आप किसी फंडामेंटल राइट को हटा नहीं सकते। उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जरूर आर्टिकल 15 में 5 लग गया, 6 लग दिया का, ईडब्ल्यूएस जो आया आपका अमेंडमेंट, उसकी वजह से वहां पे और ऐड होता जा रहा है, बट वो वीक नहीं होते जा रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आपके क्या क्या आ जाते हैं? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम पावर जो है वो नहीं जाएगी, रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर जो हमने कर रखी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ला रखा है कि स्टेट के पास अलग पावर्स हैं, आपके कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों बट के इन चीजों पे काम करेंगे, या कुछ चीजों पे सिर्फ यूनियन काम करेगा, कुछ चीजों पे फिर सिर्फ स्टेट काम करेगा, फिर आपके लोकल गवर्नमेंट्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, ये जो आपने बांटा है, इतने सारे बाइफिकेशंस करे हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है आपका। फिर फेडरलिज्म है आपका। अब फेडरलिज्म सेलिएंट फीचर में हम इसको देखेंगे जरा सा कि फेडरलिज्म क्या होता है, राइट। सेक्युलरिज्म हमें पता है क्या होता है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें पता है, और हमारा इंडिया भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। गॉट इट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये सब डिस्टर्ब नहीं होंगे। दिस वाज सेड इन केशवानंद भारती का केस, और केशवानंद भारती के केस ने दो चीजें क्लियर कर दी कि एक तो ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा क्योंकि ये पार्ट है तो इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, बट एक लिमिट तक। ठीक है। और ये पार्ट वाला रियलाइजेशन उनको कब हुआ? कि जब उन्होंने ये बोला कि हमने सेम डे पे उनको सेम तरीके से हमने उनको इनेक्ट करवाया है और सेम डे पे हमने उनको अडॉप्ट किया है। गॉट इट। अब लास्ट में ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि अगर बोलेंगे कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसने बोला? ये बोला एन ए पालकी वाला ने। ठीक है। ये आप कीवर्ड्स याद कर लो। ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड, अब इसको याद करने के कुछ तो बेसिक सिली से ट्रिक्स होते हैं, तो आप पर्सनली भी बना सकते हैं उनको। अदरवाइज आइडेंटिटी कार्ड, सो व्हाट, दिस इज हाउ आई रिमेम्बर कि पालकी वाला, अगर आपको पालकी में बैठना है तो यू हैव टू शो योर आईडी, राइट। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? पालकी वाला ने बोला। फिर के एम मुंशी जी ने क्या बोला कि प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की तरह यूज कर सकते हैं। अब मतलब कि हॉरोस्कोप को यूज कर रहे हैं मुंशी जी। ठीक है। फिर उसके बाद ठाकुर दास भार्गव ने क्या बोला? प्रियम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी और ने किसी और चीज को बताया था, कोई बता सकता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको बताया? बी आर अम्बेडकर, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, यस। तो आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, और प्रियम्बल को ठाकुरदास भार्गव जी ने बता दिया सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब वो ठाकुर जी हैं तो वो अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे, किसी और को भी सोल बता देंगे। ठीक है। दिस इज हाउ आई रिकॉल इट। एंड देन कम्स योर लास्ट, कि ये री बेरोबेरी केस में प्रियम्बल इज द की टू ओपन माइंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का अगर आपको दिमाग खोलना है कि क्या दिमाग में रख के उन्होंने प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, क्या किस तरह से वो इंटरप्रेट करना चाहते थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अपने दिमाग में रखे होंगे कि दिस इज हाउ माई नेशन शुड बी लाइक, दिस इज वाई आई एम मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये जानना है तो आप प्रियम्बल को देखोगे, राइट। तो ये चारों कीवर्ड्स हैं अलग अलग, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बोले हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिकॉल। फिर आपके जो केस लॉज हैं, हमने यहाँ पे चार केस लॉज को बात करा। एक तो आपका कौन सा था? केशवानंद भारती, री बेरोबेरी। फिर उसके आपका अरुणा रॉय था, एलआईसी वाला केस था, और एक और पांचवा केस भी था, कोई बता सकता है? बोमैया दैट इज ऑन योर ऐसे कर स्क्रीन। था मैम। सॉरी। आर बोमई ऐसे कुछ करके था। आर एस आर बोम्मई, दैट इज बोमई ऑन योर वर्सेस यूनियन ऑफ स्क्रीन। इंडिया। यस, एस आर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये पांचों केस लॉज हैं, इनके ईयर याद रखना। एंड देन अमेंडमेंट्स, राइट, अमेंडमेंट्स के ईयर, कौन कौन से आर्टिकल्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, एंड सोर्सेस, कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो। सो लाइक आई एम होपिंग कि कुछ बचा नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए, राइट?
कोई अगर हम आपको एक बार रिपीट वो करवाना अरुणा है। रॉय केस के बारे में फिर से एक बार रेफर कर देंगे, उसका क्या जजमेंट था? यस यस, ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। सी, अरुणा रॉय के केस में क्या था, अरुणा रॉय था सेक्युलरिज्म के अंदर, यहाँ पे था न्यूट्रलिटी के बारे में, क्योंकि मैंने बोला ना आपको, इसको पॉजिटिवली भी यूज किया गया है, इसको नेगेटिवली भी यूज किया गया है। तो इन्होंने बोला, इस केस में हमारे कोर्ट ने हेल्ड किया कि न्यूट्रल तरीके से हम रिलीजियस मैटर्स को लेते हैं हमारे इस देश के अंदर, और इसका न्यूट्रल तरीके से लेना ही पॉजिटिव बात, ये नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा है। हम न्यूट्रल है, हम शांत है, हमने किसी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, हमने किसी को भी नीचे नहीं रखा है, इसीलिए ये पॉजिटिव तरीका है हमारा सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करने का। ठीक है। यस मैम। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके फाइन फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।